इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, अभी जो संक्षेप में बात कही तरुण विजय जी ने, उन्होंने कहा कि आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, देखिए दो प्रकार के अटैक्स होते हैं। एक होता फिजिकल अटैक, जैसे आपके ऊपर घाव हो गया हो, और एक होता इन्फेक्शन बॉडी में हो गया हो, जो दिखाई नहीं पड़ता हो। आज भारत के सामने चुनौती है कि जिन विचारधाराओं का उन्होंने उल्लेख किया और इस पुस्तक में जो मंत्र विप्लव है, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में कैसी चुनौती है और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बात कहें, किसी को बहुत अटपटी लग सकती है, स्वतंत्रता का आंदोलन था तो उस समय भारत का लक्ष्य था स्वतंत्र होना, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होने का अर्थ था हम जेल में हैं और हमें जेल से बाहर निकलना है। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर निकलने के बाद पुनः जेल में नहीं जाना चाहता। परंतु आज की लड़ाई उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है। कोई कहेगा साहब इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं कि उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है, उसका कारण क्या है? तब तो जेल में थे, और आज स्थिति यह है कि हमारे समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा ऐसा है जो मदहोश है, उस नशे में है, लाइक समबडी इज ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट ड्रग से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसे तो वो ड्रग ही अच्छी लगती है। और वो ड्रग क्या है? वो ड्रग जो है वो एम फैक्टर की ड्रग है। मैकॉले, मार्क्स एंड मुगल, ये तीन फैक्टर जो हैं दिमाग में ऐसे धर कर गए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1835 में मैकॉले ने अपनी नीति लागू की थी, 10 साल बाद उसके 200 साल पूरे होंगे। तो एक लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर इस मैकॉले के माइंडसेट से कैसे बाहर निकलना है, वो अपने आप में एक चुनौती है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी इल्यूजन में जीने लगे तो उस समाज को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी तरुण विजय जी ने एक शब्द प्रयोग किया, हम सब लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेफ्ट लिबरल। अब सोचिए शब्दों का कैसा संचयन किया जाता है। आज दुनिया में एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, मगर लेफ्ट लिबरल शब्द ऐसा जबान पे चढ़ा दिया गया कि हम सब बहुत सहज रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम फोर्सेज हैं, वो भी कहते हैं कि साहब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, और लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा हो। जबकि मैंने कहा दुनिया में एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। मगर मजे की बात यह है कि यही दोनों यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े अलंबरदार बन के खड़े हैं। और मजे की बात, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई। वो तो गजब लड़ाई है आपस में एक दूसरे से, और यहां पे आकर ऐसा मेल मिलाप करके खड़े होने लगते हैं और किस संस्कृति को ज्ञान देने लगते हैं जिसने उदारता की पराकाष्ठा दुनिया को दिखाई। आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं, 10 साल पहले मैंने उनके एक बौद्धिक में उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था कि भारत और वैश्विक संस्कृति के बीच में जो अंतर है वो क्या है? कंबू और कोलंबस का अंतर। कोलंबस जाकर अमेरिका में उतरा और वहां के जितने नेटिव्स हैं दे आर फिजिकली फिनिश्ड। कितने बचे रेड इंडियंस? उंगलियों पे गिनने लायक, नगण्य। मतलब ये नहीं कि कन्वर्ट कर दिया, वो कर दिया, फिजिकली फिनिश हो गए। और दूसरी तरफ भारत से जो आज कंबोडिया है, वहां पर कंबू ऋषि गए, और उस समय आदरणीय दत्ता जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि जब वहां पहुंचे तो वहां के जो लोग थे उन्हें लगा शायद बाहर से कोई सेना आ गई हम पे आक्रमण करने के लिए। तो जब वो लोग आए और उन्हें पता चला कि कोई सेना नहीं आई है, हम तो यहां पर केवल अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो वहां के राजा और रानी उनको स्वागत करने के लिए आए। परंतु वो लोग ट्राइबल्स थे उस समय, तो उन्होंने जैसे कपड़े वो लोग पहनते उसी ढंग के कपड़े पहने हुए थे। तो कंबू ऋषि ने सबसे पहले अपना उत्तरीय रानी को दिया और कहा कि इसको आप अपने कंधे पर धारण करें। अर्थात हमने किसी को समाप्त नहीं किया। कंबोडिया आज यथावत है, वही लोग हैं, वही रेस है,
केवल शिक्षा देने का काम किया, उस संस्कृति को यह समझाया जाता है। और आप ये समझिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम क्या होता है। आज मकर संक्रांति का दिन, आज के दिन माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है। और ये दक्षिणायन से उत्तरायण, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो दक्षिणायन से उत्तरायण क्यों जाता है? क्योंकि अगर अर्थ एकदम स्ट्रेट रहती सीधे, तो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। उससे क्या होता है, इस धरती पे जीवन ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इक्वेटर की तरफ इतना हीट होता कि सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर हो जाता। और नॉर्थ एंड साउथ पोल या तो पानी नहीं होता, अगर पानी होता तो माइनस में सैकड़ों डिग्री का टेम्परेचर होता, तो ना धरती पे जीवन हो सकता था, ना ऋतु बदल सकती थी। मगर 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट की वजह से हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर और हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट का हमें पता था। कब से? पितामह भीष्म महाभारत में शरसैया पे लेट के प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा, तब हम अपना प्राण छोड़ेंगे। मगर धरती चपटी है, धरती चौकोर है, धरती स्थिर है। जिनके पुस्तकों में लिखा है, उन्होंने हमें समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे। ये वो चीज है जिसका तरुण विजय जी उल्लेख कर रहे थे, और ये पुस्तक उसको समर्पित है जो मैंने कहा ना कि वो मैकाले और मार्क्स की मैरिजुआना दिमाग में कैसे भर जाती है कि जो साक्षात सत्य है वो आपको नहीं दिखता। हेलुसिनोजन से व्यक्ति इस कदर प्रभावित हो जाता है कि उसे वो दिखाई नहीं पड़ता है। और इस कारण से हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि जिस प्रकार की पुस्तक उन्होंने लिखी, कि कैसे हम इस यथार्थ को समझ सकें। और दूसरी बात समझिए, मकर संक्रांति दक्षिण से उत्तर यानी सदर्न से नॉर्थ की तरफ जाने का प्रतीक है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, वैदिक वांग्मय और नॉर्मल संस्कृत के वांग्मय में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने को वैदिक संस्कृत में संक्रम कहते हैं, ऊपर जाना, और इसका अपोजिट है विक्रम, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना। मगर लौकिक संस्कृति में विक्रम शब्द पराक्रम का प्रतीक है। इसलिए जो लोग अंग्रेजी से संस्कृत पढ़ते हैं और फिर अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो वैदिक ग्रंथों का सही अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका व्याकरण अलग है, उसका अर्थ और संदर्भ अलग है। विक्रम शब्द यहां बहुत सकारात्मक अर्थ में, पराक्रम के अर्थ में प्रयोग होता है, और वैदिक में संक्रम का अपोजिट विक्रम है। मगर एक और बात समझिए, हमारे यहां संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? हमारे यहां सारा का सारा संघर्ष दुनिया जीतने के लिए नहीं है, विश्व को जीतने के लिए नहीं है, अधिक से अधिक सुख पाने के लिए नहीं है। हमारे यहां कहा गया अंतर की यात्रा करो। जब आप अंतर की यात्रा करते हैं और आध्यात्मिक यात्रा पे नीचे जाते हैं, तो हमारे यहां माना जाता है कि मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है, कुंडली की वो अधोगामी, 7 चक्र है ना, नीचे कुंडली डाउनवर्ड्स रहती है। और जब आप उसको इग्नाइट कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं और ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी फ्रॉम लोअर टू अपर, ये संक्रांति होती है। इसलिए भारत दुनिया का इकलौता देश है जो संक्रांति का पर्व मनाता है, अर्थात अपनी अधोगामी से प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी ले जाने के लिए करता है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां क्रांति नहीं होती। चाइना की रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जहां दुनिया में बाहर पाना है वहां क्रांति है, मारकाट करना है। हमारे यहां कहा गया जीतना है तो खुद को जीतो, दुनिया को नहीं जीतो। अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसी में एक पंक्ति है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर। क्योंकि हमारे यहां वो जो धर्म है, संस्कृति है, विज्ञान है, आध्यात्म है, इस कदर जुड़ा हुआ है कि दूसरे वालों को समझ में नहीं आता है। अब कोई कहता साहब जब उनको समझ में आ जाता तब आप क्यों एक्सप्लेन करते हैं? भाई साहब हम तो पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे, आप केजी के लेवल पे थे, अब आप 10th के लेवल पे पहुंचे तो आपको समझ में आना शुरू हुआ और आप दोष हमको दे रहे हैं। जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है बच्चे को, ए फॉर एब्सोल्यूट भी होता है,
पर एब्सोल्यूट समझने के लिए बुद्धि उसको कम से कम ग्रेजुएशन के बाद आएगी। अब वो ये कहे साहब जब मुझे एब्सोल्यूट समझ में आ गया तब आपने मुझे एब्सोल्यूट बताया। नहीं भाई, एब्सोल्यूट तो पहले से ही एब्सोल्यूट था। तुम ए फॉर एप्पल पे पढ़े थे, अब तुम एब्सोल्यूट पे आए हो तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तरुण विजय जी भाजपा के प्रवक्ता थे, जुलाई 2012 की बात है, जब सन लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया और इन्होंने टीवी पे बोला था कि वो जो सन लेबोरेटरी में नटराज की मूर्ति रखी है और उसके नीचे फिर से कैपरा का जो कोट लिखा हुआ है, उसने कहा ना, साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और हिग्स बोसॉन ने यह कहा है, फंडामेंटल पार्टिकल था, कि निरंतर फाइनर लेवल के ऊपर सृजन और विध्वंस होता रहता है। अब कोई कहेगा साहब, मैं विनम्रता से कहता हूं, भारतीय और हिंदू संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जिसके भगवान की मूर्ति किसी साइंटिस्ट को प्रेरणा देते हुए दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में रखी हुई है। और ये ऐसे ही नहीं है, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स के 3 सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर, जो फादर्स ऑफ, और तीनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स में। मैक्स प्लैंक ने 25 जनवरी 1931 को द ऑब्जर्वर के अपने इंटरव्यू में कहा कि इन माई ओपिनियन कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल एंड मैटर एंड एनर्जी आर द डेरिवेटिव्स। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1958 में अपनी किताब फिजिक्स एंड फिलॉसफी में कहा कि ऑब्जर्वर को इक्वेशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जो हम कहते हैं ना, भगवान मुझे समझा दो, उसने कहा कि ऑब्जर्वर जो है वो खुद ऑब्जर्व का हिस्सा है, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो वहीं इरविन श्रोडिंगर ने कहा कि हम तो खुद मिले। अब कोई कहेगा साहब इसका भारत से क्या कनेक्शन, तो किसी को कंफ्यूजन हो तो इरविन श्रोडिंगर की 1964 की किताब है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पूरा एक चैप्टर है द उपनिषदिक वर्जन। और यह बात हमारे यहां तो इतनी सहज कही गई है। अब कोई कहेगा बड़ी भारी साइंटिफिक बात कह दी कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस समय आप जो एपरेटस है और जो ऑब्जर्वर है दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए पंखा तेज चल रहा हो तो आप या तो पंखे की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं या वेलोसिटी। जब तेज स्पीड माप रहे होते हैं तो पंखा नहीं दिख रहा होता है, वहां पे केवल एक वो दिख रहा होता है, और जिस क्षण आप उसकी पोजीशन डिटरमिन करते हैं उसकी स्पीड गायब हो गई होती है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हमारे यहां तो छोटे से दोहे में कहा गया है, जगत जनायो जी सकल तो हरि जान्यो नाही, जिन आखिन सब देखिए आंख न देखी। संपूर्ण जगत का ज्ञान जिस ईश्वर ने कराया उसे आप वैसे ही नहीं जान पाते जैसे आंखों के द्वारा संपूर्ण विश्व को देखने के बाद आप आंख को नहीं देख पाते हो। छात्र जीवन में जब मुझसे ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वाले छात्र बहस करते थे, कहां है भगवान, जब तक मैं उसको साक्षात न देख लूं मैं नहीं मानता। मैं उनसे कहता था अपना चेहरा देखे हो साक्षात जिंदगी में? नहीं, आपने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा है। कोई व्यक्ति जीवन में अपने चेहरे को साक्षात नहीं देख सकता, सिर्फ उसका प्रतिबिंब देख सकता है। इसीलिए ईश्वर को भी उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं, साक्षात नहीं देख सकते। और यह बात भी ऐसे नहीं, और जब आप ईश्वर को देखने की स्थिति में आएंगे तो आप अपने में से बाहर हो जाते हैं। जो कबीरदास ने एक दोहे में कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। द मोमेंट आई वॉज देयर द गॉड वॉज नॉट देयर, नाउ गॉड इज हियर, आई एम माई सेल्फ हैज इवोपरेटेड। यही तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। और हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि वो भारत आए, टैगोर के साथ बातचीत किया और उसके बाद वेदांतिक फिलॉसफी पे गहरे डिस्कशन के बाद उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि जहां विज्ञान, धर्म और आध्यात्म इस कदर मिला हुआ हो, हमारी परंपराओं में मिला हुआ हो, हम पर्व मनाते हैं वो हमें पता नहीं हो, उन सबको उन्होंने क्या बताया कि साहब वेदों में सिर्फ अंधविश्वास है, भेदभाव है, सिर्फ इसी प्रकार की चीजें हैं। इसलिए जो तरुण विजय जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि हमें उस प्रवृत्ति से संघर्ष करना है। इसको याद रखना चाहिए, रामायण में जब रावण सीता हरण करने के लिए आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो एक्चुअल में जो कुछ भी आपको आवरण दिख रहा है इसके पीछे वास्तविकता क्या है, इसे समझना चाहिए। अंत में सिर्फ एक पॉइंट और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं।
आजकल बहुत सारा जेन जी की बात होती है और ये माना जाता है कि जेन जी सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये बताइए साहब, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, ठीक, पानी तो 10 रुपए का है, पर फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। क्यों भाई? सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, क्यों फ्री दे रहे हैं? और वो भी एक ऐसी संस्कृति के द्वारा जो ये कहती है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वो आपको फ्री का लंच क्यों दे रहा है? फ्री में क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो चीजें लाई जा रही हैं, उसे समझना चाहिए। और वैसे भी एक और मैं बात कहूं, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए, फ्री लंच जब दिया जाता है, ये अमेरिकन प्रोवर्ब है, तो आसिम मुनीर को फ्री लंच दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अब कहा है गाजा में फौज भेजने के लिए तैयार रहो। मतलब ये समझना चाहिए कि अगर बुलाया गया है, अब आसिम मुनीर साहब ऐसे फंस गए कि अगर गाजा में फौज भेजनी है तो घर में गए और नहीं भेजनी है तो वहां से गए। इसलिए ये जस्ट मैंने सिर्फ आपसे बात की, इसलिए आज की जेन जी को यह भी बहुत ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, वो क्यों समझाया जा रहा है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, आपके ब्रेन्स को कैप्चर करके एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए। और उस दिशा से यदि बचना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है 2047 तक, और इस अमृत काल में हमें न सिर्फ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बल्कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। और गुलामी की मानसिकता का वो प्रभाव जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो आज दुनिया को भी एक नया संदेश देगा। आपने देखा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा और सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व, अब देखिए मैं सिर्फ कहूंगा काल चक्र की गति कैसे पलटती है। 1990 में आदरणीय अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पे निकले थे, और आज 35 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके पताका बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। यानी काल चक्र ने पूरी एक गति पूरी कर ली है। किसी को समझ में आए तो ठीक है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। काल चक्र की गति किस दिशा की तरफ संकेत दे रही है, उसे समझना चाहिए। और अंत में यह भी ध्यान रखिए कि जो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। हमें एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि भारत का यह वक्त आ गया है, और जेन जी को इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और मैं आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं, ये जो यात्रा हुई है 30-35 साल की, भारतीय संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का आघात हुआ है, इसके बाद भी इस ज्वाला को, इस ज्योति को जिसने बुझने नहीं दिया, वो उस परंपरा के प्रतीक हैं। भी सतीश जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बहुत से लोग बैठे हैं। आज वो जानते हैं क्यों नहीं धारा बुझ पाई। जो बचपन में हम संघ का गीत सुनते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन लोगों ने दीपक की तरह जलाया, जिसमें वो कहा था कि तृषित जनों को जीवन देंगे, मां अब हम मधुरित लाएंगे, सुर सरी देने हिमगिर के सम, हमने तो गलना सीखा है। क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी एक उस परंपरा का निर्वाह किया, इसकी वजह से आज राष्ट्रवाद की वह ज्योति प्रखर ज्वाला बनकर हमारे सामने आकर खड़ी है। बस हमें क्या करना है? देखिए साहब, ज्ञान तो ऋषि मुनि दे गए, कर्म का कार्य डॉक्टर हेडगेवार गुरु जी से लेके आज तक संघ के प्रचारक कर रहे हैं। अब बस उस कार्य की उपासना हमें करनी है। तब ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की त्रिवेणी से भारत मां की यह शक्ति पुनर्जागृत होगी। और आज एक और बिंदु कह देता हूं समाप्त करने से पहले, दुनिया में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है,
अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर, तो ईरान, चाइना ताइवान, अमेरिका ईरान, कंबोडिया थाईलैंड सब लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? या तो कब्जा कर लो, एनेक्सेशन, या सब्जुगेशन, या डोमिनेशन। मगर भारत में भगवान राम ने जब लंका जीता तो एनेक्सेशन नहीं किया, अपने राज्य में नहीं मिलाया, ना अपना कोई डिप्यूटी बैठाला, ना सब्जुगेशन किया, ना डोमिनेशन किया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है वो हमने दिखाया। तो इतिहास के उन बर्बर आक्रमण के समय से लेके इतिहास के उस दौर में हमने जो दिखाया है, अटल जी ने इसको अपनी कविता की पंक्ति में बहुत अच्छे ढंग से कहा था। इसीलिए हम आज जीवित हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान। और शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, भारत के राइजिंग का समय आ गया है। बस हम वर्तमान को सही संभालें कि गौरवशाली था भूत प्राचीन काल, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। मंत्र विप्लव, सुधांशु जी ने इस विशेष संदर्भ में कई बातें बताई हैं और स्वयं तरुण जी ने भी बताया है कि पुस्तक के पीछे भी हैं। ये मंत्र विप्लव शब्द कहाँ से आया? महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं, एकम विशरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम राजानम मंत्र विप्लव हन्ति राजानम मंत्र विप्लव। विष की एक बूंद एक व्यक्ति को मार देता है, उससे मरता है व्यक्ति। विषैले यदि तीर है वो एक व्यक्ति उससे मारा जाता है। यदि मंत्र विप्लव हो गया, यानी एक वैचारिक संभ्रम हो गया राजा में, प्रजा में, तो विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र, तब राष्ट्र, राजा, प्रजा सभी का सर्वनाश हो जाता है। तो यह एक दृष्टि से वैचारिक स्पष्टता को, प्रज्ञा को, ज्ञान के सही उपयोग करने का जो विवेक होता है, सद विवेक, सत और असत के बीच डिस्क्रिमिनेट करने की जो विवेक है, वह यदि नहीं है तो वह केवल एक व्यक्ति के नाश के लिए कारण नहीं बनता, किंतु सारा समाज, राष्ट्र, क्योंकि व्यक्ति जिस पद पर है उसके कारण उस स्तर के सभी का नाश होता है। इसलिए राजा के यदि स्मृति भ्रंश हो गया, संभ्रम आ गया, मंत्र विप्लव हो गया, तो उसके कारण से राष्ट्र, राज्य, प्रजा सभी का नाश होता है। घर के एक मुखिया के ऐसे हुआ, सारे परिवार का नाश होता है। तो इसलिए प्रज्ञा जो है, इसके नाश होना, इसे यही मंत्र विप्लव कहा गया है। ए टेक्निकल टर्म इन ए वे। इसी प्रकार के एक प्रज्ञा के संदर्भ में हमारे सुभाषित भी है, शस्त्रेर हतास्तु रिपवः न हताः भवन्ति। शस्त्र से शत्रु का नाश नहीं होता। भले ही आप शस्त्र से शत्रु को मारते हो, शरीर से तो मरता है, लेकिन हता न भवन्ति। प्रज्ञा हतांसि नितराम सुहता भवन्ति। प्रज्ञा से मारने से सही मृत्यु होती है। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकम। शस्त्र से मारने से व्यक्ति के शरीर का नाश तो होता है, प्रज्ञा को मारने से
प्रज्ञा कुलम च विभवं च यशश्च हंति। कुल वैभव यश सबका नाश होता है। तो अपनी परंपरा में, भारत की जो परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा है। जैसे अभी सुधांशु जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको अलग अलग प्रकार से उदाहरण देते हुए हमें उन्होंने समझाया। ये एक ज्ञान की, विवेक की, बुद्धि की परंपरा जो है भारत के, इस कारण से बाकी सब हुए। वैभव भी, यश भी, ये सारी बातें इसी कारण से हुए। तो इसलिए अपने पूर्वजों ने इस विषय के बारे में स्पष्टता रखे थे। तो आज नैरेटिव का युग है। नैरेटिव में सत्य होना ही चाहिए ऐसे नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आप परिस्थिति को अपने ढंग से वर्णन करते हुए विकृत ढंग से भी, असत्य के आधार पर भी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आप करें, वो अभी नैरेटिव हो गया है। इसलिए नैरेटिव के एक जाल चला है। तो इस नैरेटिव के संदर्भ में इस प्रकार के मंत्र विप्लव को निर्माण करने के प्रयत्न अपने देश में बहुत वर्षों से हो। तो महाभारत के विदुर की बात है तो वो होने की परिस्थिति तब भी थी। परंतु अपने देश में जैसे जैसे अन्य लोगों के कब्जा होते गया, केवल जमीन पर नहीं, हमारे उद्योग और अर्थ क्षेत्र पर नहीं, हमारे बुद्धि पर होते गए, तो यह मंत्र विप्लव की स्थिति और आगे बढ़ती गई। मैक्स मुलर यहाँ के बारे में बताया तो कितना अध्ययन किया पता नहीं, बट ही वॉज अपॉइंटेड टू विथ एन एजेंडा। तो नैरेटिव क्रिएट करना था, इसलिए आर्य बाहर से आए। तो आर्य बाहर से आए तो द्राविड़ को उन्होंने दक्षिण में ढकेल दिया। भारत एक राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्रों के एक संचय, इसलिए उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एक प्रकार के लोग नहीं हैं। ये सारी बातें आज लगभग इन सारी बातों को सत्य क्या है उजागर होने के कारण आर्य बाहर से नहीं आए। यह जिस देश से वो बात निकली थी उसी देश के विद्वान लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। ये कोई आर्य के जो आक्रमण के जो वाद चला था, लेकिन एक एजेंडा के नाते नैरेटिव को चलाया था। आर्य बाहर से आए, आर्यों का आक्रमण हुआ, देन आक्रमण नहीं माइग्रेशन हुआ। नहीं, बाद में उन्होंने भीष्म साहनी जी ने जो तमस के बताया था, उन्होंने और एक बार बताया था, बहुत वर्ष पहले इंडियन एक्सप्रेस में उसका समाचार भी आया था, मुझे बिल्कुल मेरे सामने, आंखों के सामने है। उन्होंने कहा था नहीं, आर्य पहले यहां से बाहर गए, बाद में वो आए। तो और एक कहने के प्रयत्न उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर असत्य को सत्य के जैसे माना। तो क्रिएटिंग नैरेटिव, एंड क्रिएटिंग नैरेटिव ये कोई अज्ञान से नहीं है, एजेंडा से। तो ये होता है। लेकिन अपने यहाँ व्यक्ति समाज जीवन में भी यदि हम केवल दूसरों के एजेंडा के शिकार होना इतना ही नहीं है, हम अपने ही कमी के कारण भी शिकार होते हैं मंत्र विप्लव के। उसको यहाँ स्मृति भ्रंश कहा है। भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक हम सबको याद ही होगा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोद्भवति, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति। सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति विभ्रम होता है, बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है, प्रणश्यति।
ये एक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे है। कहां से शुरू हुआ? ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय के ऊपर व्यक्ति के एक चाह से, वासना से शुरू हो गया, तो अंत कहां हुआ? सर्वनाश में। इसको कहते हैं हमारे यहां अनिष्ट परंपरा है, दुष्ट परंपरा है, एक से दूसरे, दैट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, and this cascading effect will ultimately lead to the total destruction of the human being. And if he occupies a higher place, वो अकेले डूबता नहीं है, बाकी लोगों को लेकर डूबता है। तो मंत्र विप्लव ऐसे होता है। तो इसलिए अभी तरुण जी ने और सुधांशु जी ने जिस विषय के संदर्भ में कहते हुए हमारे देश के ये जो नैरेटिव के जाल हो, सत्य को, इतिहास को विकृत करते हुए परोसने के जो एक को प्रयास पिछले कई दशकों से इस देश के अंदर हुआ, मैकाले के उत्थान तो आपने लिया। उन्हें एट प्रेजेंट वी हैव टू क्रिएट a class who will be the interpreters between us and the millions who we govern. ये मैकाले है, हम दोनों के बीच एक क्लास को क्रिएट करना चाहिए, a class who are Indian in blood and color, but English in taste, opinion, moral and intellect. वही है, यही करने के लिए तो प्रयत्न किया। इसलिए मैंने कहा all these things were done with an agenda. एक एजेंडा है। व्यक्ति के जीवन में मोह से फंसकर होना उसकी वैयक्तिक गलती हो सकती है। समाज और राष्ट्र के स्तर पर स्मृति भ्रंश होना या मंत्र विप्लव होना, यह केवल उस देश के समाज के कारण होता है, ऐसे नहीं है, वहां के लोगों के अथवा अन्य लोगों के एक सोची समझी साजिश के कारण भी होता है। इसलिए शस्त्र से मारने से नहीं मरता, आप प्रज्ञा से उसको मारो, ताकि उसके कुल विभव यश सब का नाश होता है। तो इसलिए ये वार्निंग हमारे यहां पहले से दिए हैं। तो इसको समझकर व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, सरकारों को विचार करना चाहिए। तो वो करते समय जो आधार चाहिए उसके बारे में सुधांशु जी ने कुछ बातें बताई हैं। हमारे संस्कृति के बारे में अध्ययन और गर्व, केवल शुष्क गर्व से बात नहीं बनती, अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन करने से भी बात पूरी नहीं बनती, उसको वर्तमान युग में कैसे अप्लाई करना चाहिए, वर्तमान युग के लिए उसका उपयोग क्या करना चाहिए, उस ज्ञान का। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के खूब चर्चा हो रही है नई शिक्षा नीति के कारण। हमारे यहाँ ये था अतीत में इतने हैं, देयर आर सम 82 डिपार्टमेंट्स, इतने सारे ज्ञान की शाखाएं, तो उन सारे विषयों में कितने अपने लोगों ने किया, अद्भुत है। जो बच्चे हैं आज उपलब्ध हैं वो भी इतने हैं, 10 जन्म चाहिए। जिसके नष्ट हो गया, जिसके चोरी हो गई या काल के इसमें कहीं नष्ट हो गए, वो कितने थे कह नहीं सकते। जो बचा है उसके भी यदि क्लासिफाई करें, उसके भी एक एक ज्ञान की शाखा में उसके प्रभावित करने का यदि योजना बने, जो शिक्षा नीति सोचकर इसी विषय पर आग्रह करके उसको पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रयत्न किया है, वह इस ज्ञान को समझने के लिए, वह ज्ञान के जो सारे सागर है, भंडार है, वह हमारे संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता केवल बाहर की कुछ चीजों के कारण नहीं है, एक साधना से, परिश्रम से, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर। महर्षि अरविंद ने इसलिए उसी को कहा, आपका स्वतंत्रता के बाद क्या करना चाहिए। उन्होंने 3 बातें बताई थी। एक है अपने देश के जो प्राचीन ज्ञान हैं उस सबको ये बिखरे हुए हैं, मेमोरीज में है, लिखे हुए चीजों में है,
देश के कई जगह पर है, केवल राजा महलों में है ऐसे नहीं है, गुरुकुल में है ऐसे नहीं है, सामान्य घरों में भी हो सकते हैं। और लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं है, पत्थर पर भी हो सकता है या स्मृतियों में हो सकते हैं। भारत के ज्ञान को हमें जहां जहां से उपलब्ध है उसको हमें एकत्रित करना चाहिए। क्रमांक 1 स्वतंत्र भारत के। दूसरे महर्षि अरविंद ने कहा, दूसरी बात यह है, हम ज्ञान को तो एकत्रित करेंगे, बट वी हैव टू इंटरप्रेट दैट फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। आज के दुनिया के लिए, आज के जीवन के लिए उस ज्ञान का क्या लाभ है, वो करना है तो उसके ऊपर परिश्रम करते हुए, अनुसंधान करते हुए उस ज्ञान को जीवनोपयोगी, मानवोपयोगी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज दैट इज ए डेड नॉलेज। ये अरविंदो ने दूसरी बात बताई थी। तीसरा काम है, वो काम क्या है? कोई भी सभ्यता यदि अपने को गर्व महसूस करती है, उस सभ्यता के काम भी है नए ज्ञान का सृजन भी करना है। यू हैव टू क्रिएट न्यूअर एंड न्यूअर नॉलेज। भारत स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, इसके लिए महर्षि अरविंदो ने ये हमको दिशा दी है। तो इसलिए नए ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान आधारित, ज्ञान केंद्रित अपना समाज है, नॉलेज सेंट्रिक, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इसलिए जब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होता है, वह सत्य को असत्य को, न्याय को अन्याय को, विवेक को अविवेक को ठीक से समझकर रास्ता ढूंढता है। उसमें स्वार्थ नहीं होता, पूर्वाग्रह नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जो है वो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। उसमें पूर्वाग्रह को, भय को, असत्य को स्थान नहीं है। ऐसे ज्ञान भारत की भूमि के। ऐसे होने के बाद भी अपने देश में अध्यात्म और भक्ति के एक जोड़ रखा। ज्ञान केवल होने से लाभ होता, इसलिए भक्ति भी आवश्यक है। ज्ञान केवल होने से मनुष्य अहंकारी हो सकता है, जैसे रावण था, बड़े ज्ञानी था। इसलिए ज्ञान के व्यक्ति को नम्रता चाहिए, अहंकार शून्यता चाहिए। उसके लिए भक्ति के, समर्पण के बात बताइए हमारे यहाँ, आध्यात्म के बात बताइए। सब होने के बाद भी भाई ये सब ठीक है, लेकिन इस सबसे परे और कुछ है, ऐसे सोचने के और उसको खोजने के और उसको मिलने के, दर्शन करने के, साक्षात्कार होने के प्रयत्न हमारे यहाँ किया। इसलिए ज्ञान क्या है? 1 + 1 = 2, ये ज्ञान है। लेकिन 1 + 1 = 1, ये भक्ति है। एक से एक जुड़ता है। 1 + 1 = 0, यह अध्यात्म है। मनुष्य शून्य पर पहुंचता है। इसलिए ज्ञान से, भक्ति के मार्ग से, अध्यात्म के उस शून्यता पर पहुंचने वाली सभ्यता में मंत्र विप्लव होना विश्व के मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए मंत्र विप्लव के एक विषयों को 66 अध्यायों में अलग अलग प्रकार से समय समय पर अन्य अन्य आयामों में रखने का प्रयत्न तरुण विजय जी ने करते हुए हम सबके लिए सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, और हम भी इस विषय में और अध्ययन करने के लिए आए। इस दृष्टि से उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। और एक बात इस समय में मैं, क्योंकि पुस्तक मेला है, मलिक ने कहा है इसके थीम है शौर्य और प्रज्ञा, पराक्रम। तो यह भी उस दृष्टि से किसी भी समाज के लिए आवश्यक है। अपने यहाँ जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में, भारत की ज्ञान परंपरा में शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में बहुत अध्ययन होना बाकी है। बहुत हुआ है, बहुत सारे विद्वानों ने, शोधार्थियों ने किया भी है, नहीं किया ऐसे नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा मंत्र विप्लव जैसे का लगभग एक टेक्निकल टर्म जैसे हैं,
ऐसे बहुत सारे भगवत गीता में हैं, उपनिषदों में हैं, अपने अन्य अन्य शास्त्रों में हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन में विराट, चिति, अधिलवण, अदैव मात्र कृषि, कई ऐसे शब्द हैं। हमें सामान्यतः इंग्लिश और यूरोपियन भाषा के टेक्निकल टर्म से हम लोग परिचित हैं अपनी शिक्षा पद्धति के कारण। हमें भारतीय सभ्यता से आधारित शब्दों के अर्थ, गहराई, व्याप और उसके कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इसके भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी सभ्यता के देन हैं। ऐसे शब्द हैं। धर्म, ये शब्द दुनिया में और किसी भाषा में धर्म में जो है कह नहीं सकते। योग इंग्लिश में हो गया अभी, वही वो जी ये योग या योगा लिखते हैं। योग, योग के कई अर्थ हैं। मैंने चिति, विराट, मंत्र विप्लव, ये सारे जो शब्द हैं इसमें बहुत ऐसे हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा, ये सारे शब्द कहने से थोड़ा सा लोगों को लगता है बहुत संस्कृत का कठिन है। अंग्रेजी के शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशन में या ज्यूरिस्प्रूडेंस में या फिलॉसफी में आते हैं। वो शब्द क्या बहुत आसान शब्द है क्या? वो भी कठिन ही है ना। लेकिन जिस संस्कृति और सभ्यता से शब्दों की उत्पत्ति हुई है उसका एक बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेक्स्ट है। उस पृष्ठभूमि को, उस संदर्भ को वो समझाता है। इसलिए तरुण विजय जी ने मंत्र विप्लव इस शीर्षक से पुस्तक लिखने के कारण लोगों के मन में यदि कहता अच्छा ये शब्द क्या है, इसे शब्दों के पीछे यदि कोई नौजवान शोधार्थी जाएंगे तो वो भी इस पुस्तक की सार्थकता होगी, ऐसे मैं कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।